जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज ये 5th मॉक टेस्ट है और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और इसमें मतलब क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है, असम नहीं करता। असम जो स्टेट है वो भूटान और पश्चिम बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। असम जो राज्य है वो इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस कंट्री से शेयर करता है? भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा नेपाल हो गया, ये हमारा नेपाल है। और नेपाल जो है उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर हो रहा है, इधर बिहार से बॉर्डर शेयर हो रहा है, इधर सिक्किम से बॉर्डर शेयर हो रहा है, और इधर पश्चिम बंगाल जो थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा है, नेपाल का बॉर्डर इससे शेयर हो रहा है। तो लगभग जो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम, ये 5 स्टेट हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सिक्किम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 स्टेट से नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के 5 स्टेट से। तो हमारा असम जो है, राइट ऑप्शन क्या होगा कि इससे नहीं लगती? असम से। असम भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की सीमा निम्न में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो आइए इसको भी मैप के माध्यम से समझ। तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो ये है येलो कलर का, ये नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर बांग्लादेश से। तो जो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है हमारा, वो 3 इंटरनेशनल जो बॉर्डर शेयर करता है 3 देशों से। तो फर्स्ट हमारा नेपाल, इधर हमारा भूटान, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। तो नेपाल 3 देश से हमारा, पाकिस्तान तो हमारा इधर ईस्ट में इधर हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, और ये नेपाल से, भूटान से और ये बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो ये पाकिस्तान से नहीं मैच करता है। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, भूटान से, नेपाल से। पाकिस्तान तो हमारा वेस्ट में हो गया, जो कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये वाले जो हमारे क्या कहते हैं वेस्ट में जो हमारे स्टेट हैं वो उससे बॉर्डर शेयर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुलकारी, कांथा, चिकनकारी के प्रसिद्ध रूप है, मतलब ये क्या है? नृत्य हैं, चित्रकारी है, कढ़ाई है, संगीत है, ये क्या है? तो फुलकारी और कांथा ये हमारी चिकनकारी जो कढ़ाई है, लखनऊ की जो चिकनकारी कढ़ाई है, वो फुलकारी और कांथा इससे संबंधित है। तो ये क्या है? ये कढ़ाई हो गई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कढ़ाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में, चिकित्सा में, पत्रकारिता में, पर्यावरण में। तो जो BC रॉय पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि 1962 में जो एक विधान चंद्र रॉय थे, हमारे सबसे बड़े डॉक्टर थे, उनकी याद में ये 1962 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा? BC रॉय पुरस्कार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो भारत में 24 जनवरी की जो डेट है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और जो इंटरनेशनल जो है ये बालिका दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में अगर नेशनल जो ये जो बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को, और अगर इंटरनेशनल की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये जो एमनेस्टी जो एक संस्था है वो मानवाधिकार से संबंधित है, ह्यूमन राइट्स से जो रिलेटेड जो मानव के अधिकार हैं उससे संबंधित ये संस्था है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानवाधिकार। और ये जो मानवाधिकार है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1961 में ये संस्था की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है, और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे राज्य और उसके प्रतिनिधित्व जो MP होते हैं उसकी बात की गई है। तो आइए देखते हैं, मैचिंग करने के लिए है। तो महाराष्ट्र में हमारी कितनी सीट है? 48 लोकसभा की। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा ही गया है, स्टेट PCS में, SSC में, CGL SSC CGL में, UP SSC पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर एक नया क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है इस टॉपिक से। पश्चिम बंगाल जो है 42 लोकसभा की सीटें हैं,
आंध्र प्रदेश में 25 है, तमिलनाडु में 39। एक बार फिर से देखते हैं, आंध्र प्रदेश में 25 है, तमिलनाडु में 39 है, महाराष्ट्र में 48 है, छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, अगर आपको जब तक याद नहीं हो जाता तब तक ये देख लीजिए। और भी जैसे इसमें लोकसभा की जो सीट प्रतिनिधित्व जो जिस स्टेट से जाते हैं, तो पंजाब में 13 सीट है, असम में 14 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 जो मतलब सीट्स हैं जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उनका, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, महाराष्ट्र में 48 सीट हैं। और जितने भी हमारे ये जो क्या कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे सभी में 2-2 सीट्स हैं। और जैसे कि अभी ये जो यूपी SSC पेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक बना था कि कहाँ पे सिर्फ एक सीट है, तो जो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में सभी में एक एक सीट है, जिसमें लोकसभा की सिर्फ एक सीट है, सिक्किम में, नागालैंड में और मिजोरम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस वाले में, जैसे पिछली बार ही पूछा गया था, सिक्किम और गोवा में लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो गोवा में 2 सीट है लोकसभा की और सिक्किम में 1 है। कौन से 3 स्टेट, जैसे कि सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पे 2 सीट लोकसभा की है। और ये जरूर ध्यान रखना, सिक्किम और गोवा में हमेशा फंसाता है एग्जामिनर। तो गोवा में, क्योंकि हमें लगता है ना कि गोवा छोटा सा स्टेट है तो वहाँ पे 1 होगा, सिक्किम थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पे 2 सीट होगी, तो ये गलत हो जाता है। गोवा में लोकसभा की 2 सीट है और सिक्किम में 1 सीट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का जो डेटा है, आंकड़ा, वो निम्न में कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो जो NSO है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NSO। सबसे पहले क्या था, जो एक हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो था, CSO के नाम से जाना जाता था, जो कि 1951 में 1951 में CSO की स्थापना की गई थी, जो कि भारत की जो इनकम है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है, तो उसकी गणना करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में CSO और NSSO जो है, उन दोनों को मर्ज करा के हमारा NSO बन गया। पहले CSO था, फिर 2019 में CSO और NSSO का उसको आपस में मिला के उसको मर्ज करके एक नई जो संस्था बनी, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में NSO है। तो जैसे पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था, अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया है, जो कि NSO के नाम से है। वो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना जो है, राष्ट्रीय आय की जो डेटा पूरा है, नेशनल इनकम, उसका वो कौन जारी करता है? तो करंट टाइम पे अब NSO हो गया है, पहले CSO था। तो इसका राइट ऑप्शन NSO हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। तो जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी जैसे कंट्री है जो, तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, उसमें जो वो है, क्या कहते हैं, 1 वर्ष के मतलब पूरे टोटल 1 वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, गुड एंड सर्विस है, तो अंतिम गुड एंड सर्विस जो है उसको, वो पूरा हमारा मिला के राष्ट्रीय आय कहलाता है। कि हमारे देश में जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विस सेवाएं जो हैं, उनका टोटल पूरी अंतिम वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य जो मिला के वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। और जो किसी भी देश की जो वृद्धि, जैसे कि कोई भी देश कितना ग्रो कर रहा है, तो वो कैसे जानते हैं? तो वो राष्ट्रीय इनकम, जो नेशनल इनकम होती है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन सा देश कितना ग्रो कर रहा है। फर्स्ट में कौन है, जैसे फर्स्ट में USA है, सेकंड में चाइना है, थर्ड में जापान है, फोर्थ में जर्मनी है, फिफ्थ में हम इंडिया है। तो ये ऐसे ही पता चलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, किसी की भी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है तो राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? तो जो 2000, इसका ये ऑप्शन कहाँ है, तो 2016 में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति जो है, फिजिकल पॉलिसी जो हमारी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी समिति का गठन किया था। और रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है, इसका अध्यक्ष होता है। तो जैसे क्वेश्चन बनता है, मौद्रिक नीति जो समिति है, इसका गठन कौन, इसका मुख्य कौन होता है? तो जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो 2016 में इसका गठन हुआ था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्ट होकर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले यही योजना चलाई थी, मेक इन इंडिया। तो जो कि 25 सितंबर 2014 को, इसमें मंथ भी पूछ लेता है कभी कभी, सिर्फ हमें इतना नहीं याद रखना है कि भले डेट आपको ना याद हो पर मंथ याद होना चाहिए। तो 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम लेके आए थे। और इसका जो लोगो है, मेक इन इंडिया का मतलब क्या था कि
जैसे कि लाल फीताशाही, विकसित आधारभूत संरचना, इसकी लागत को कम करना, और जो भारत में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको मतलब कि उनको प्रमोट करना। जैसे कि हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट में ज़्यादा निर्भर होते गए, हम दूसरे देशों से आयात करते गए, अपने खुद के जो हमारे हमारे जो कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको हम प्रमोट नहीं करते। जो छोटे छोटे उद्योग उभर के अब आ रहे हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग, तो MSME जो आजकल बहुत चल रहा है, तो उनको गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। तो इससे क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इंपोर्ट हम कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो मेक इन इंडिया का मतलब यही है कि अपने देश में जो है चीज़ों को हम प्रोडक्ट उसको, अब जैसे कि वेपन्स भी हम अब हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अब हम अपने यहाँ ही बनाने लग रहे हैं। तो हम अपने यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करना, खुद इस्टेब्लिश करना इंडस्ट्री को। और इसमें क्या था कि कॉम्पिटिटिव, जैसे कि हमारे यहाँ के जो हम सामान जो गुड्स बनाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कम्पीट कर सके जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको इन्हांस करना, उनको और ज़्यादा प्रमोट करना, और ईज़ ऑफ डूइंग जो बिजनेस है कि मतलब बिजनेस करना थोड़ा आसान बन जाए, तो उसको इम्प्रूव करना, मेन इसका उद्देश्य यही था। तो इसकी स्थापना जो है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी कब शुरू हुई थी, 1985 से 1990 तक शुरू हुई थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें क्या था कि जो गरीबी थी, बेरोजगारी थी, और क्षेत्रीय विषमता, मतलब कि जैसे क्या होता था कि कोई जो रीजन है वो थोड़ा कम विकसित है और कोई और रीजन है वो ज़्यादा डेवलप कर गया। जैसे कि बुंदेलखंड वाले जो एरिया थे वो बहुत पिछड़े रह गए थे, यूपी का ईस्टर्न पार्ट बहुत पीछे रह गया था, वेस्ट जो मेरा, तो ये वेस्टर्न यूपी था, ये काफ़ी ईस्टर्न यूपी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहा है, क्योंकि उसमें जैसे कि ये मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये सब ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय विषमता को कम करना मेन था इसमें, जैसे करंट टाइम में, और उस टाइम पे क्या था, क्षेत्रीय विषमता को कम करना। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे कि भोजन, काम और उत्पादकता बढ़ाएंगे तो इससे जो है क्षेत्रीय विषमता कम होगी, गरीबी कम होगी। तो इसका जो है भोजन, काम और उत्पादकता इसका प्रमुख नारा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो जो बुरादे से ढकी हुई जो बर्फ़ होती है, इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि वो लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब जो लकड़ी है ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए वो बर्फ़ नहीं पिघलती है। इसलिए जैसे कि लकड़ी में जो उससे ढक दिया जाता है तो बर्फ़ जो है नहीं पिघलती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? तो जो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट बीट होती है, तो जैसे हमारी हार्ट बीट जैसे कि कम, जैसे हार्ट बीट है वो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दो तरीके की एक स्थिति होती है, सिचुएशन। तो जो संकुचित होता है मतलब उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जब वो हार्ट जो बीट है वो जब उसका प्रसारण होता है मतलब कि उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक दो तरीके की स्थिति होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, संकुचन और स्थिथिलन। तो संकुचन को जो है सिस्टोलिक बोलेंगे, जब वो ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि वो दबता है अंदर से, तो सिस्टोल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? मतलब एड्स किससे फैलता है? ये जो वायरस या फिर ये वायरल डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो एड्स एक क्या है, वायरल डिजीज़ है, और इस जो रोग का जो कारक मेन जो वायरस होता है वो HIV वायरस होता है, जो कि मतलब जो हम अगर कोई जो एड्स पेशेंट है तो उसका जो क्या होता है कि WBC प्रभावित हो जाती है। जब WBC प्रभावित हो जाती है तो जो शरीर, जो एड्स जो पेशेंट होता है उसके अंदर अगर कोई भी बीमारी अगर आ गई, अगर उसको बुखार हो गया तो इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है, जिसकी अगर वाइट सेल्स, ये जो WBC छीड़ हो जाती है, मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है जो एड्स पेशेंट होता है। क्योंकि अगर कोई एड्स पेशेंट है तो उसका सबसे पहले WBC प्रभावित होगा। अगर WBC प्रभावित हो गया तो अगर वो जो रोगी है उसको अगर कोई रोग होता है, मान लीजिए बुखार हो गया, तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि WBC काम क्या करती है कि इम्यून सिस्टम मजबूत करती है। अगर कोई बाहर से वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए जो है तत्पर रहती है WBC। अगर आपका WBC कमज़ोर हो गया तो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए कोई एड्स से नहीं मरता है, मरता क्या है कि अगर उसको HIV वायरस अगर अंदर आ गया तो बीमारी से लड़ने की जो इम्यूनिटी है, वो पावर है, वो वीक हो जाती है। इस वजह से वो HIV पेशेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है। और जो एड्स का जो परीक्षण होता है वो ELISA जो होता है, ELIS से जो ELISA मतलब एक परीक्षण जांच होती है, उसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि HIV है कि नहीं है। तो ये विषाणु हो जाएगा, ये वायरल डिजीज़ है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो नींबू में लैक्टिक अम्ल नहीं होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है,
टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल के कारण टमाटर खट्टा होता है। तो इसमें लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध दही में मतलब चेंज हो जाता है। तो इसमें ए हमारा गलत हो जाएगा, बाकी बी और सी, ये डी सही है, ए गलत हो जाएगा, क्योंकि नींबू जो है साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, ना कि लैक्टिक अम्ल के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति 42वें जो संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसमें हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि 10 थे। उसके बाद हमारा जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो है एक मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया गया था, जिससे कि संख्या 11 हो गई थी। और ये मौलिक जो 11वां था वो क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 था वो। तो कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वर्तमान की बात कर रहा है, तो हमारे वर्तमान में 11 हो जाएंगे। जब शुरू हुआ था तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है वो जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 है, कल्याणकारी सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्था की बात करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 38। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उनको पता होगा कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो देख लीजिएगा पुराना वीडियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो अनुच्छेद 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज का के अनुसार जो है भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और जो फिर उपराष्ट्रपति जो हमारे होते हैं फिर इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं आर्टिकल 56 क्लॉज 2 के तहत। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे, फिर उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय फिजिकल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय जो फिजिकल डिस्प्यूट होता है उसके निपटारे के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय होती है, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 131 है वो इसके तहत जो है इस मामलों का निपटारा करती है। और जो वित्त आयोग होता है वो संघ और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर पूछा जाएगा कि संघ और राज्यों के बीच जो वित्त का बंटवारा होता है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे टैक्स मिलता है, जैसे राजस्व मिलता है, तो उसके बीच में जो बंटवारा करने का काम होता है वो हमारा वित्त आयोग करता है। लेकिन अगर जैसे कि वित्तीय विवाद कोई हो जाता है तो उसका जो निपटारा होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 131 के तहत करता है। तो फिजिकल विवाद के बारे में मुख्य जो एजेंसी है वो सर्वोच्च न्यायालय हमारी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो जो हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय था वो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था, और इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। मतलब 1861 जो अधिनियम था, 1861 अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। और उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हमारा पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप और इसके कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत कितने और मतलब आते हैं स्टेट, या फिर यूटीज जो है, तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह जो थे आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति तो कैप्टन मोहन सिंह थे। निम्न में से किसे गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जो कि जब गांधी जी जब यहाँ पे इंडिया पे आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे, उन्होंने ही बोला था कि अपना क्या कहते हैं, पहले पूरा भारत का भ्रमण करो, यहाँ की स्थिति को समझो, यहाँ की स्थिति को जानो, फिर जो है सॉरी दोस्तों, यहाँ की स्थिति को समझो जानो, पूरे देश का भ्रमण करो, फिर जो है राजनीति में सक्रिय हो। तो इन्होंने ही सलाह दी थी, ये इनको अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसको सेट करना है, इसकी क्रोनोलॉजी को। तो हमारा जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो हमारा 29 से 31 मार्च को 1931 में। ये सारी घटनाएं जो हैं सब 1931-32 के आसपास हैं, लेकिन हमें इसको डेट मतलब मंथ वाइज जो है इसको मतलब क्रोनोलॉजी इसकी सेट करनी है। देखिए इतना डीप क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आप सीधा सीधा सिर्फ घटना रट के चले जाओगे, ईयर रट के चले जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा।
तो हमें उसकी डेट्स भी कभी कभी याद करनी पड़ती हैं। तो गांधी इरविन समझौता हमारा 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था वो 2931 मार्च के बीच में 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। और फिर पूना समझौता जो हमारा था, पूना समझौता है ये, तो ये हमारा 24 सितंबर 1932 को होता। तो सबसे लास्ट में हमारा पूना समझौता था। सबसे पहले हमारा क्या था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन कराची वाला था वो 29 से 31 मार्च 1931 को कराची में हुआ था। थर्ड में ये आएगा। फोर्थ में हमारा आएगा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919 था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। जो मॉन्टेग्यू था वो भारत सचिव था और जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड उस टाइम पे था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ जो किया था, तो 1905 में लंदन में जो सबसे पहली होम रूल सोसाइटी, अगर लंदन की बात की जाएगी तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उन्होंने लंदन में 1905 में होम रूल सोसाइटी को शुरू किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। और उन्होंने एक पत्र भी निकाला था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था? तो ये जो विलियम बेंटिक था 1829 में, और 1829 में नियम 17, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नियम 17 के तहत विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। पहले ये क्या था कि ये जो सती प्रथा जो अपराध था इसको सबसे पहले जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। फिर उसके बाद 1830 में ये बम्बई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी, पहले जो 3 प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, तो सबसे पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो है ये आरंभ शुरू किया गया था, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी में। उसके बाद 1830 में बम्बई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी में भी ये लागू हो गया था। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था यही इसके पहले वाला, एक शायद थर्ड वाला वो था पार्ट, तो उसमें मैंने गलती से नीति आयोग, जैसे मैंने ये था कि कुछ इससे से रिलेटेड योजना आयोग से रिलेटेड था, तो योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग लाया गया था। मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से बताया था, लेकिन उसमें मैंने ना 2015 की जगह 1915 कर दिया था, वो जो कि गलती से हो गया था। तो आई एम फील वेरी सॉरी। तो कभी कभी होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ आता है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। फिर बाद में मैंने उसको फिर उसमें कमेंट में मतलब ऐड वो कर दिया था कि हाँ ये मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, तो ये मतलब ये करेक्शन हो गया था उसमें। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे पता चलता है तो मैं तुरंत फिर उसमें कमेंट कर दूँगी, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं कहीं कोई गलती हो गई तो उसके लिए हो जाता है कभी कभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है इसमें। तो जो वैदिक देवता थे हमारे, उसमें क्या था, समूह जो था वैदिक देवताओं का एक समूह था, उसमें इंद्र, अग्नि, सोम, ये 3 देवता थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम। और इंद्र को जो है विश्व का स्वामी और पुरंदर मतलब किलों को नष्ट करने वाला, तो इंद्र को ये इस नाम से संबोधित किया गया है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है इंद्र 250 बार इंद्र को संबोधित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा किस देवता का वर्णन मिलता है, वो इंद्र का, जो कि 250 बार है। उसके बाद अग्नि का जो कि 200 बार है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था, जो कि उसकी राजधानी उस टाइम पे राजगृह थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में हुआ था। और किसके टाइम पे हुआ था? अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। इसके बाद और इस बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता थी, जैसे पूछ लेता है अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। अजातशत्रु के टाइम पे उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। उसके बाद जो हमारी सेकंड बौद्ध परिषद थी वो कालाशोक के टाइम पे हुई थी और वैशाली में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता शुभुकामी ने की थी। फिर हमारी तीसरी बौद्ध संगीति होती वो अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो हुई थी वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन छूट गया है।
रजत सिक्के जारी करने वाला जो हमारा पहला गुप्त शासक था, तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे वो थे। और अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले गुप्त काल में जो है सिक्के किसने जारी किया था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर रजत सिक्के की बात की जाएगी तो चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था, जो कि चांदी के सिक्के थे, और चांदी के सिक्के को रूपक भी कहा जाता था। जैसे पूछा गया है कि रूपक सिक्के मतलब चांदी के थे या फिर कांसे के थे या फिर शीशे के थे, तो चांदी के जो सिक्के थे उसको रूपक कहा गया। और ये चांदी के सिक्के जो रूपक सिक्के हैं वो कब जारी किया गया था, तो चंद्रगुप्त ने जो सेकंड ने शकों को जो है पराजित करके रजत सिक्के जो है, इसलिए इनको शकारी की भी उपाधि दी गई थी, तो शकों को पराजित करके ये रूपक सिक्के जारी किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड। इसमें से देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो दीवाने मुस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक राजस्व विभाग का काम करता था, राजस्व विभाग। दीवाने मुस्तकराज मतलब राजस्व विभाग था वो। दीवाने अमीर को ही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के टाइम पे था। और दीवाने अमीर को, ये भी सही है, दीवाने अमीर को ही जो था वो मेनली कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था जो कि राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक के टाइम पे था जो कि कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने बहुत सारे काम ऐसे किए थे फिरोज शाह तुगलक ने लोगों के लिए। ये मेनली एक वो था दान विभाग था कि दो लोगों को खैरात में, जैसे खैरात नहीं बांटते, कहते हैं दान, तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक था। दीवाने रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, ना कि बलबन। दीवाने रियासत जो है ये फिरोज शाह, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। दीवाने रियासत मतलब क्या था ना, कि जो बाजार में नियंत्रण ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने गुप्तचर लगा दिए थे बाजार में। जैसे होता था कि कोई कम सामान तौलता था तो उसमें भी बहुत बड़े अपराध, उसमें क्या था, मांस के टुकड़े उतने बराबर फिर मांस का टुकड़ा उस व्यक्ति से लिया जाता था, अगर जिसने सामान में कटौती कर दी। जो लोग होते नहीं है कि कम तौलते हैं, तो ये बहुत सख्त व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था जो कि अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर शासक था, तो उसके टाइम पे ये शुरू हुआ था, ना कि बलबन। ये सिसदा और पबोश जो नियम थे ये बलबन ने लागू किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी के मौसम में जो सभी परिवर्तन वो सूर्य के कारण होते हैं। जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है साल भर में, तो वो परिक्रमण कहलाता है। और परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं जो है परिवर्तन होता है। मौसम जो है ये सूर्य के कारण। निम्न में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो उड़ीसा राज्य में गहिरमाथा है समुद्री अभयारण्य, वो उड़ीसा में स्थित है। और भीतरकनिका जो है वो उड़ीसा का कछुआ अभयारण्य है। और गहिरमाथा का मतलब होता है यहाँ पे हिंद महासागर का समुद्र तट जो है। ऑलिव रिडले जो टर्टल होते हैं समुद्री कछुए, उनका प्रजनन स्थल है जहाँ पे उनका मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा में, गहिरमाथा उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर का आकार कैसा है, तो हिंद महासागर का आकार जो है त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर का आकार कैसा है, वो त्रिभुजाकार है। जैसे हमारा भारत है तो ये त्रिभुजाकार हो गया। ये हिंद महासागर हमारा है, तो यहाँ पे अरब सागर की शाखा है, इधर बंगाल की खाड़ी, तो हिंद महासागर त्रिभुजाकार हो जाता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा सबसे गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो सबसे पहले पे चाइना आता है, उसके बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, चाइना के बाद रूस है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भंडारण बहुत है, जो ये कालगुल्डी और कूलगाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का। तो चाइना है, उसके बाद रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है, तो भोजताल जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
मध्य प्रदेश में। तो इसकी और ये राजधानी ये तो सबको पता होगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हरियाणा चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश अमरावती, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हमारा केबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो जो उड़ीसा में हमारा चिल्का झील है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद ये जो हमारा पुलिकट है, जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। कौन सी ऐसी झील है जो 2 स्टेट के बीच में है? तो पुलिकट झील जो हमारी है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। यहाँ पे खारे पानी की झील पूछा गया है, तो खारे पानी की जो झील है वो चिल्का हो जाएगी। और लोकटक झील हमारी कहाँ है? मणिपुर में है, जो कि हमने देखा है। वुलर झील वो श्रीनगर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है, और ये जो इसका विस्तार है वो चाइना के तिब्बत में और भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है, जो कि तिब्बत जो चाइना के उसमें आता है, चाइना ने उसको अधिकृत कर लिया है। तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्र में ये तिब्बत का पठार आता है। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो ये जो कोयले का जो भंडार है इसमें 5 देश आते हैं। जैसे 5 देश हम देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। उसको यूएसए, उसके बाद रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चाइना। भारत हमारा जो है 5वें नंबर पे आता है कोयले के भंडार के क्षेत्र में, जो कि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले भंडार मिलते हैं हमारे इंडिया में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो वो यूएसए में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा है, इसको मिलान करने के लिए है। तो तुर्की में लीरा चलती है, वेनेजुएला में बोलीवर चलती है और यूएई में दिरहम चलती है। इसको एक बार हम फिर से मैच करा लेते हैं। तुर्की में लीरा हो गई, वेनेजुएला में बोलीवर हो गई, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में दिरहम हो गई, आर्मेनिया बचा जो कि आर्मेनियम ड्रैम हो गया। ये हमारा सही हो जाएगा।